Hello friends, मैं हूँ आंचल and I welcome you all on Banking Wala. Today we'll be talking about certain very important things. If you aspire to become an SBI clerk, तो आपको क्या समझना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, सैलरी होता है, कट ऑफ क्या होगी और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. आई थिंक कि कोई भी एस्पिरेंट जो इसको एस्पायर कर रहा है, कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो SBI क्लर्क बनने की कोशिश करने में है, शुरुआत कर रहा है. सो आई हैव रिसेंटली मेट अ स्टूडेंट जिसने एग्जाम तो दे दिया लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि ये सब हुआ क्या, किया क्या और कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया. क्यों? क्योंकि उसे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था. एंड देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी एंड एवरीबडी एल्स हु इज प्रिपेयरिंग फॉर SBI क्लर्क, जिसको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है. राइट. सो बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. किसी भी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने से पहले हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर एग्जामिनेशन, व्हाट इज इट, व्हाट कम्स इन इट एंड व्हेन इज इट कमिंग फॉर योर टेस्ट. चलो, सो सबसे पहली चीज़, एज आई टोल्ड यू, द फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट डेट्स. जनरली क्या होता है, 2023 की अगर बात करें तो 2022 के हिसाब से हमने ये थोड़ा कैलकुलेशन लगाकर करने की कोशिश करी है कि हम SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सितंबर एंड में, और जब से ही नोटिफिकेशन आएगी तब से ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा. तो ये हम सितंबर एंड मैक्सिमम अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड देयरफॉर दिस इज समथिंग कि ये आपके पास आएगा. SBI क्लर्क का जो लास्ट डेट होगा वो अक्टूबर का ही होगा फिल इन करने का, और देयरफॉर जैसे ही फिल इन हो जाएगा उसके एक महीने के अंदर आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा. नाउ अंडरस्टैंड, इसलिए आपके पास अभी परफेक्ट समय है जहां पर आप अपना रिवीजन शुरू कर सकते हैं. ये एक महीने का समय आपके पास बेस्ट टाइम है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. वैसे भी IBPS PO का समय चल रहा है तो प्रिपरेशन तो आपकी वैसे भी नहीं रुक रही है. राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी ये इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को हम ध्यान रखें. अगली चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी कि ये समझना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हमें इसे कवर करना है. तो दो चीज़ें, सबसे पहला आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए. बच्चे SBI क्लर्क की एग्जामिनेशन को देने के लिए मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए एज पर द डिटेल्स गिवन. राइट. तो यहाँ पर आपकी एज को बहुत ज़्यादा मायने रखा जाएगा. अगर नहीं होती है या इससे कम है, इससे ज़्यादा है, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे SBI क्लर्क का. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हो गया. नेशनैलिटी भी बहुत ज़रूरी है. या तो आप इंडियन सिटीजन हो, या तो आप नेपाल या भूटान के सब्जेक्ट हो, या तिब्बतन रेफ्यूजी है, या फिर इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन है जो मे बी बाहर रह रहा है. तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है आपके लिए. इट्स अबाउट एज लिमिट एंड नेशनैलिटी. ये हो गया. अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना. तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. सबसे पहली चीज, ही और शी मस्ट होल्ड अ वैलिड डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. अब अगर आप ये सोचते हो कि हम फर्स्ट ईयर में हैं, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं, हमने 12th पास किया है, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं. आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे हो तब. ठीक है. कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, अब ये SBI की तरफ से एक स्पेशल वांट होता है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर SBI क्लर्क एग्जामिनेशन. यहां पर कंप्यूटर लिटरेसी की जरूरत होती है. क्लर्क के लेवल पर वैसे भी कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम काम आपका जो होगा वो कंप्यूटर पे होने वाला है. इसीलिए इसकी लिटरेसी SBI मांगता है एंड डेफिनेटली इट शुड बी देयर. ठीक है. तो तीन चीज़ों के बारे में बात करी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में. एक आपकी नेशनैलिटी, दूसरी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और तीसरी आपकी एज लिमिट. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है. तो एग्जामिनेशन के पैटर्न में सीधी साफ बात है भाई, दो फेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं. क्लर्क का एग्जामिनेशन जनरली दो फेजेस में ही होता है. पहला प्रीलिम एग्जाम होगा और दूसरा मेंस का एग्जामिनेशन होगा. इन दोनों एग्जामिनेशंस के बीच में 20 दिन से लेकर एक महीने तक का डिफरेंस देखा गया है. लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं प्री एग्जाम में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, क्या क्या चीज़ें हैं. एग्जाम पैटर्न तो हमें समझ में आ गया, लेकिन
कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रीलिम्स में पूछा जाता है, किस किस सब्जेक्ट को मेंस में पूछा जाता है, कितने कितने मार्क्स का होता है, कितने घंटे का पेपर होता है, क्या सेक्शनल टाइमिंग है एंड एवरीथिंग, राइट। सो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में शुरू करते वक्त सबसे पहले मैं बता दूं 3 सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में आएंगे आपके, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट। 30 मार्क्स का आपको इंग्लिश मिलेगा विद 30 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स है क्वांट्स और रीजनिंग विद 35 मार्क्स। इनकी कॉम्पोजिट टाइमिंग नहीं होती है, सेक्शनल का टाइमिंग होता है। 20 मिनट के लिए इंग्लिश आएगा, 20 मिनट के लिए क्वांट्स और 20 मिनट के लिए रीजनिंग। आप एक दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर स्किप नहीं कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट पहला ओपन हुआ है उसी सब्जेक्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, उसी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी जो आपने क्लास में सीखी है उसी स्ट्रैटेजी को आपको वहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपका सब्जेक्ट स्किप हो जाता है तो आप वो नहीं चेंज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 होंगे। 60 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग है, 20 मिनट्स का। ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं है तो उसको मार्क मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप छोड़ देते हो तो सिर्फ 1 मार्क लूज होता है, लेकिन अगर आप गलत करते हो तो 1.25 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो जितना अटेम्प्ट किया उससे भी ज्यादा मार्क्स चले जाएंगे। देयरफॉर आंसर की श्योरिटी बनाए रखें। ये प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न है आपका, जहां पर 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन, आपका आएगा मेंस का सब्जेक्ट, जहां 4 से 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहला जनरल इंग्लिश, जो कि 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग यहां पर भी है आपको। देन वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के, 45 मिनट्स का, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है इसलिए। सेक्शनल टाइम, ये रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहां पर आपको दोनों चीजें साथ में मिलती है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के मैक्सिमम 5 to 10 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 to 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स आपको मिलेगा इसको भी सॉल्व करने के लिए। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, दोनों है, अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों ही आपको देखनी है। 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट्स में आपको उसको सॉल्व करना है। पूरा पेपर आपका होगा 190 मिनट्स का, 190 क्वेश्चंस का, 200 मार्क्स का, और 2 घंटे 40 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है, जैसे हमने आपको बता दिया है। इंग्लिश 35 मिनट्स, क्वांट्स और रीजनिंग आपको 45 मिनट्स का मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस 35 मिनट्स का, ठीक है। अगेन द सेम थिंग आई वुड से, अगर आप श्योर नहीं है तो ध्यान रखें क्वेश्चन गलत मत करिएगा, क्योंकि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। +1 पॉइंट आप ये जरूर ध्यान रख लें कि हमने आपको जैसे बताया प्रीलिम्स का एग्जाम, यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट होती है, तो यहाँ पर आप अपनी स्पीड पे काम करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे और आपको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। दिस इज प्रीलिम्स का टेस्ट। और मेंस के एग्जामिनेशन में हमारा नॉलेज टेस्ट होता है। अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके बारे में भी, बट बिफोर दैट मेंस के एग्जामिनेशन से या प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से पहले हमें पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है। तो टू टॉक अबाउट रीजनिंग का सिलेबस, हमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टैबुलेशन, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग। अभी क्या है, यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली समझ लो, क्या ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सचिन सर बहुत ही ज्यादा ओपन माइंड से, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लासेस अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और इनके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रैक्टिस आपको वहाँ पर मिलेगी। एंड एज आई टेल यू गाइज, स्टूडेंट्स अपने मुंह से बोलते हैं कि आप लोग जो पढ़ाते हो वो एग्जाम में आता है। आई एम प्लानिंग अ लाइव सेशन एज वेल, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम नंबर एबिलिटी की बात कर लेते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी? सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंसर्स एंड इंडिसेस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन जिसमें सिलेंडर, कोन और स्फेयर आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्वांट्स के सेक्शन में जो फोकस करने वाले हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसलेनियस, मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस, वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस। अब एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दूं, दैट इज मिसस्पेल्ड, है ना, मिसस्पेल के क्वेश्चंस, ये भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मिसस्पेल के क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेलिंग एरर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सैलरी कितनी होती है?
ऑब्वियसली एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन रोकड़ा, राइट? कितना पैसा मिलता है एक क्लर्क को? 26,000 से लेकर 29,000 तक का अमाउंट होता है। ये क्यों वैरी करता है? एक तो आपके हाउस रेंटल अलाउंस के जरिए, दैट इज HRA, और आपका DNS अलाउंस होता है, DA। इनके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप किस सिटी में रह रहे हो, आपकी लोकेशन पर, तो वो डिपेंड करता है कि आपका 26,000 से 29,000 के बीच में सैलरी होगी। सो इट्स अ गुड अमाउंट क्लर्क के लिए, वी शुड। और बहुत सारे पर्क्स भी होते हैं, SBI में काम कर रहे हो ब्रो, बहुत सारे पर्क्स भी मिलेंगे इसके साथ साथ में, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात कर ले लोग, तो कट ऑफ देखो डिक्लेयर करने से पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं कि SBI अपनी कट ऑफ स्टेट वाइज डिक्लेयर करता है, ठीक है? तो हम सारी स्टेट्स का तो यहां पर नहीं लिख सकते, लेकिन हम ये काम कर सकते थे, जो हाईएस्ट है और लोएस्ट वो बता देते हैं। प्रीलियम्स का लास्ट 2022 के कट ऑफ की हम बात करें, प्रीलियम्स का 62.25 था तमिलनाडु का लोएस्ट, और 80.75 था पंजाब का। अब इसमें वैरी कर रहा था, कहीं 64 भी आई है, कहीं 70 भी आई है, कहीं 77 भी आई है, ऐसा, ठीक है? फिर उसके बाद मेंस की बात करें तो लोएस्ट थी 70 मणिपुर और गोवा की, और हाईएस्ट थी 87.75 हिमाचल प्रदेश की। नाउ लेट मी टेल यू क्यों ऐसा है, क्योंकि क्लर्क का एग्जामिनेशन थोड़ा इजी आता है, इस वजह से इसको आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए हमारी प्रैक्टिस रेडी होनी चाहिए। एग्जाम आने से पहले, जैसे हमने आपको बताया सितंबर एंड में होगा, तो उससे पहले हम प्रिपेयर्ड होने चाहिए अपने एग्जामिनेशन के लिए, तब हम ये टारगेट सेट कर पाएंगे कि हमें ये अचीव करना है एग्जामिनेशन में जाने से पहले, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दिस। आगे हम बात करते हैं प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो जैसा मैंने आपसे कहा, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी, एज आई टोल्ड यू, यहां पर हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। अभी हमने आपसे कहा कि हम अपने सिलेबस को हमेशा प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइड कर देते हैं, राइट? अभी जब प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंटर मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जो चीज टेस्ट होती है, दैट इज ऑल अबाउट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट? ये आपके स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट करता है, वेयर एज जब हम बात करते हैं अपने मेंस के एग्जामिनेशन की, तो ये आपके नॉलेज को टेस्ट करता है, ठीक है? स्पीड और एक्यूरेसी को चाहे बात करो जैसे भी, एक बहुत क्लियर पॉइंटर जो हमारे दिमाग में होना चाहिए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से पहले कवर हो जाने चाहिए, ठीक है? आपके कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं वो कवर हो जाने चाहिए, प्लस आपके प्रीलिम्स के मॉक्स आपको देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि GA जो कि मेंस में आने वाला है, क्या मैं उसकी प्रिपरेशन मेंस में ही करूं? तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। हम इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि देखो, बात एक चीज की क्लियर बहुत हमें पता होनी चाहिए कि अगर आप मेंस के लिए वेट करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड व्हाई इज इट सो? क्योंकि जैसा अभी शुरुआत में ही हमने आपसे एक और चीज कही थी कि अगर आप प्री और मेंस के सिलेबस में से एग्जाम में कितना डिफरेंस होता है ये देखेंगे, तो आपको सिर्फ 20 दिन का समय या 1 महीने का समय मिलेगा। अब उस 1 महीने में बाकी सारे सब्जेक्ट्स को फोकस कर रहे होगे या फिर सिर्फ GA को फोकस कर रहे होगे, है ना? तो हम पहले दिन से ही सिलेक्शन लेने की तैयारी करते हैं, राइट? सिलेक्शन की तैयारी में हमारा इंग्लिश भी आ जाता है, हमारा क्वांट्स भी आ जाता है, हमारा रीजनिंग भी आ जाता है, एंड हमारा GA भी आ जाता है। क्योंकि 6 महीने की GA आप एक साथ नहीं कर पाओगे बेटा, इसलिए प्रेपरेशन की आपकी जो स्ट्रैटेजी है दैट शुड बी फ्रॉम डे 1 सिलेक्शन की। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तब मेंस का करेंगे, अब नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, मेंस में आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। नॉलेज क्यों बोला जा रहा है टेस्ट होती है? तो लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। जब कभी भी आपका नॉलेज टेस्ट करने की बात करेंगे ना, तो हमेशा एक चीज आएगी कि आपको बहुत थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आएंगे और थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे, राइट? तो वहां पर आपकी कुछ चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, ठीक है? एक आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर जब DI आएगा तो उसमें भी समझना है, पजल्स आएंगे तो उसमें भी दिमाग लगाना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो उसमें भी दिमाग लगाना है, ठीक है? आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, है ना? और प्लस आपकी रिटेनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। रिटेनिंग पावर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको जब थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो आप क्या स्टार्टिंग में पढ़ के आ रहे हो और लास्ट तक उसको भूल ना जाओ,
है ना। तो ये काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप रेगुलर एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 8 AM पर हमारी क्लास तो होती ही है, उसके अलावा हम एक और आर्टिकल आपको सजेस्ट करते हैं जो कि आपको खुद से भी रीड करना चाहिए। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा मुद्दे की है कि प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी थोड़ी तो डिफर करती है, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पर सीखने वाले हो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस छोटे छोटे होंगे वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर और ज़्यादा डीप हो जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेपर and prepare ourselves the way the question wants us to, right? तो जिस तरह का एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स को एनालाइज भी करना है कि कहाँ हमसे गलती हो गई है। गलती होने के बाद हमें एक बार रीअटेम्प्ट जरूर करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमने छोड़ा था, जो हमने सोचा था, वो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक जो गलती आप सब करते हो कि मॉक्स देते समय हो सकता है आपने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, 30 आपने छोड़ दिए हो। बेटा ऐसा हो सकता है ना, जो 30 छोड़े हैं, अब उसके रीजन क्या होता है, या तो वो कोई नया पार्ट टॉपिक होगा तो छोड़ देते हो, कोई लेंदी टॉपिक होगा तो छोड़ देते हो, या फिर उस समय नहीं सॉल्व हो रहा होगा तो छोड़ देते हो, राइट। अब ये तीनों चीजें हो सकता है इसी में से एक पैटर्न आपके एग्जाम में आ गया, तब कैसे छोड़ कर आओगे। तो अगर हमने पहले से ही मॉक एक बार दे दो, जब छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन उसको रीअटेम्प्ट करो, उसको समझो बाद में कि वो क्या कह रहा है, व्हाट डज द क्वेश्चन वांट्स यू टू डू। ऐसा 30 क्वेश्चन छोड़ते छोड़ते तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और एग्जाम में अगर वही सारे क्वेश्चन आ गए तो, है ना। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करते रहना है। इन मॉक्स को हमें रीअटेम्प्ट भी करना है, एनालाइज भी करना है, आपसे जो गलतियां हुई है वो क्यों एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग था और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या आया उसमें, तो उस चीज़ पे ध्यान रखते हुए। एंड ऑफ कोर्स आपके जितने डाउट्स हैं उनके लिए तो हम रहते ही हैं। आपको कभी भी डाउट हो आप जनरली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टू क्लियर योर डाउट्स, एंड वॉट एवर हैपन्स फॉर अ गुड रीजन। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के पहले आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है और अपनी स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग ही बनाकर चलना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन दिस सेशन गाइज। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो एंड इसमें सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिल गई हैं। अगर आप बिल्कुल भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लेस करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।